नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं वीके एड्यू पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, अर्थात भारत में देश प्रेम की भावना किस तरीके से फैला। ये इतिहास की जो बुक है उसका चैप्टर 2 है। ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा लेंथी है, इसलिए हम इसे कई पार्ट में लाएंगे। तो ये इसका पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम 3 टॉपिकों को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक हुआ प्रथम विश्व युद्ध, फिर आएगा सत्याग्रह का विचार और रॉयल एक्ट। ये तीनों टॉपिक को हम फर्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। मतलब आज की वीडियो में हम इस 3 टॉपिकों को क्लियर करेंगे। बाकी की जो टॉपिक है, जैसे जलियांवाला हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम इस मैप को देखते हैं। इस मैप में आपको एक रेड कलर का देश नजर आ रहा होगा यहां पर, जिसे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये ब्रिटेन है और ये भारत है। नीले कलर से जो देश दिखाया गया वो भारत है। तो आप देख रहे हैं जो ब्रिटेन ने कितनी दूरी से तय करके और भारत पर कब्जा किया। इस मैप से आपको क्लियरिटी दिखा देना चाहता हूं कि जो ब्रिटेन जो देश है, जो अंग्रेज हैं, वो किस तरीके से भारत पर कितनी दूर से आकर यात्रा कर कर और भारत पर कब्जा कर रखे थे, और किस तरीके से भारत में फिर स्थिति बनी और देश प्रेम की भावना फैली और उन्होंने आजादी की लड़ाई की और भारत को आजाद किया। आज का जो पहला टॉपिक हमारा प्रथम विश्व युद्ध, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और ये जाके 1918 में खत्म हुआ था। ये प्रथम विश्व युद्ध पहला युद्ध था जिसमें कई देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया था। मतलब इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट लिया था इस युद्ध में। ये उस टाइम के सबसे प्रमुख देश और सबसे शक्तिशाली देशों में आते थे, जो कुछ इस प्रकार से हैं। ज्यादातर इसमें यूरोपियन कंट्री है। प्रथम विश्व युद्ध में जो पूरा विश्व था 2 धाराओं में बढ़ चुका था। एक था मित्र राष्ट्र ग्रुप और दूसरा था केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे देश थे। ये दोनों सबसे लास्ट में आए थे इस युद्ध में भाग लेने के लिए, और भारत भी इसी ग्रुप में था। कुछ लोगों को लगेगा भारत कैसे विश्व युद्ध में भाग लिया, आज तक तो हमने पढ़ा ही नहीं भारत विश्व युद्ध में भाग लिया है। भारत ने डायरेक्ट विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया। उस समय भारत जो था ब्रिटेन का गुलाम था, तो ये भारत जो है ब्रिटेन की तरफ से लड़ते थे। मतलब ब्रिटेन की सेना में भर्ती होकर युद्ध करा करते थे। तो भारत ने डायरेक्ट विश्व युद्ध नहीं लड़ा, ब्रिटेन के बिहाफ पे लड़ा, क्योंकि ब्रिटेन की सेना में भारतीय लोग को भर्ती किया जाता था। केंद्रीय शक्तियां में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, जिसे उसमें उस्मानी साम्राज्य कहा जाता था, और बुल्गारिया जैसे देश। तो यूरोप में आप इस तरीके से देखेंगे, जो नीले रंग से पेंट किया गया है वो मित्र राष्ट्र देश है। जैसे ये रहा आपका ब्रिटेन, ये रहा फ्रांस, ये आपका रसिया जिसे रूस कहते हैं हिंदी में। और केंद्रीय शक्तियां में आपके यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया और तुर्की उस्मानी साम्राज्य नजर आएंगे। ये ज्यादातर यूरोपीय कंट्री थे, यूरोप के कंट्री थे। इन्होंने अपने शक्ति विस्तार के लिए आपस में लड़ाई करना, युद्ध करना शुरू कर दिया था। ये युद्ध के कारण कि प्रथम विश्व युद्ध हुए के थे। सबसे पहला इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना आ गया था, मतलब देश प्रेम की भावना। सभी देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, सभी देश अपने आप का विस्तार करना चाहते थे, जिसके कारण ये युद्ध की शुरुआत हुई। सबसे पहला राष्ट्रवाद की भावना है, जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि इटली में राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना। अगला कारण था हथियार का होड़। ये सभी देश शक्तिशाली बनना चाहते थे, इसलिए ये हथियार बना रहे थे, ठीक है। ये सब आगे ही बढ़ना चाहते, सब आगे बढ़ना चाहते थे, सबकी होड़ थी। दूसरा उपनिवेशवाद। ये 8 के 8 देश, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे देश के पूरी दुनिया में घूमते थे और दूसरे देशों पर कब्जा करते थे। उपनिवेशवाद का मतलब ही होता है दूसरे देशों पर कब्जा करना। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर रखा था, फ्रांस ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पे कब्जा कर रखा था, जर्मनी दक्षिण अफ्रीकाई कंट्रीजों पे कब्जा कर रखा था। ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहे थे, जिसके कारण की आपस में होड़ लग रखी थी, जिसके कारण का युद्ध हुआ। दूसरा, ये जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे देश है, इनकी विस्तारवादी नीति, ये
यूरोप में विस्तार करना चाहते थे, आस पड़ोस में अपनी तेजी से क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण ये युद्ध और तेजी से पकड़ लिया। ये कारण थे, क्या क्या कारण थे युद्ध के? राष्ट्रवाद, हथियारों की होड़, उपनिवेशवाद और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे विस्तारवादी नीतियां। जैसे आप ये रहे जर्मनी को देखिए कितना फैला हुआ। आज के वक्त में आप जर्मनी को देखेंगे तो इतना बड़ा नजर नहीं आएगा आपको। ऑस्ट्रिया हंगरी ये आपको देश अलग दिखेगा, और ऑस्ट्रिया तो बहुत छोटा सा देश बन चुका है। अब पढ़ते हैं कि हम तो यहाँ पे भारत का चैप्टर, भारत के बारे में पढ़ने आए थे, हमें विश्व युद्ध के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है, यूरोप के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो भारत को आजादी दिलवाने में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व बहुत बड़ा योगदान है। द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से लेके 1945 तक। ये दोनों विश्व युद्ध का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत को आजादी दिलवाने में, इसलिए इन दोनों विश्व युद्ध को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 10वीं के टॉपिक में प्रथम विश्व युद्ध का चर्चा किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चर्चा नहीं किया गया है। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला आर्थिक प्रभाव, मतलब पैसे के तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा विश्व युद्ध का। सबसे पहले युद्ध के कारण सरकार का खर्चा बहुत बढ़ गया। यहाँ सरकार का मतलब है अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटेन के लोग थे, वही हम पर शासन करते थे, वो युद्ध में लिप्त थे। तो युद्ध में हथियारों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जिसके कारण उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो पैसा कहां से वसूलेंगे? तो भारतीय लोगों पर टैक्स लगाकर, जो भारतीय गरीब जनता थी उन पर टैक्स लगाकर कर वसूलते थे, जिसके कारण भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ होना शुरू कर दिए। टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया गया था कि जो जरूरी वस्तुएं थी, जो बहुत ज्यादा इंसान को जरूरत थी, वो उसकी भी कीमत बढ़ गई, आम जनता पर बोझ बढ़ गया। दूसरा कारण था सैनिक योगदान, क्योंकि युद्ध में सेना की जरूरत होती है। तो अंग्रेज सिपाही जो थे, अंग्रेज जो लोग थे, भारतीय लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किए, और भारत के 13 लाख भारतीय सिपाहियों ने क्या किया था? ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ा था। जब 13 लाख सिपाही जो थे वो ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़े, तो उनको बाद में ये बुद्धि आई कि जब हम ब्रिटेन का साथ देके युद्ध लड़ सकते हैं, तो ब्रिटेन हम खुद अपने लिए क्यों नहीं आजादी ले सकते? जब हम ब्रिटेन के लिए लड़ सकते हैं, तो हम ब्रिटेन के खिलाफ लड़कर हम खुद आजाद क्यों नहीं हो जाते? अगला है कृषि और किसान पर प्रभाव। युद्ध काल में जबरदस्ती भर्ती, फसल जब्त, क्योंकि सेना को खाना भेजना होता है, सेना को खाना भेजने के लिए किसानों की फसल को जब्त कर लिया जाता था, उन्हें छीन लिया जाता था, उनसे क्या करता था? जमा कर लिया जाता, और सबसे पहले सेना को खाना भेजा जाता है। कभी भी कोई भी युद्ध होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया जाता है सेना को, और इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ था किसान, खासकर पंजाब के क्षेत्र। अब राजनीतिक प्रभाव, ब्रिटेन के लोगों ने वादा किया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध वो जीत जाते हैं, या प्रथम युद्ध में भारत उनकी मदद करता है, तो उनको स्वशासन दे देंगे। और स्वशासन क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट। स्वशासन क्या है? उनसे वादा किया गया था कि केंद्र में तो अंग्रेज लोग ही रहेंगे, शासन करेंगे। केंद्र में अंग्रेज लोग शासन करेंगे, मतलब पूरे भारत पर अंग्रेज लोग शासन करेंगे। मगर जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटे क्षेत्र पर भारतीय लोगों को खुद शासन करने की आजादी होगी। मतलब ब्रिटेन के सरकार ने क्या वादा किया था कि अगर भारत युद्ध में सहयोग करता है तो उन्हें स्वशासन मिलेगा। स्वशासन मतलब कि पूरे भारत में तो अंग्रेजों का शासन रहेगा ही रहेगा, मगर जो छोटे छोटे क्षेत्र जैसे राज्य, पंचायत क्षेत्र, इन क्षेत्रों पे भारतीय लोगों को खुद शासन करने का मौका मिलेगा। मगर युद्ध के बाद ये वादा पूरा नहीं किया गया, नहीं हुआ, जिसके कारण जो भारतीय नेता थे वो नाराजगी थे और असंतोष थे, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिए। ये हुआ था युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। यहां से आंदोलन होना शुरू हो गया, ये आंदोलन ने तेजी पकड़ी। तो अगला टॉपिक है सत्याग्रह। सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का मतलब सत्य बातें बोलना, सच्चाई बताना। महात्मा गांधी जी का एक विचारधारा थी सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है सत्य मतलब सच्चाई, और अहिंसा
अहिंसा का मतलब है बिना मारपीट या बिना लड़ाई के आंदोलन करना। अहिंसा का मतलब होता है बिना मारपीट, बिना हथियार उठाए, ठीक है, बिना हथियार हुए, बिना मारपीट, बिना लड़ाई किए आंदोलन करना। अहिंसा आंदोलन का मतलब ये होता है। तो महात्मा गांधी जी थे सत्य और अहिंसा के विचारों पर आधारित आंदोलन करते थे। ठीक, अन्याय के विरुद्ध बिना हिंसा के संघर्ष करना, मतलब सच्चाई नैतिकता के बल पर आंदोलन करना, कि किसी व्यक्ति को सच्चाई बताना, उसको नियम कानून बताना, प्यार से अपना काम निकलवाना, ये सारी चीजें। अब आता है पूरे चैप्टर में गांधी जी की एंट्री। 1915 में गांधी जी भारत आए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। क्वेश्चन भी आ जाता है कि गांधी जी भारत कब लौटे, तो 1915 में। उससे पहले कहां थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो गांधी जी पहले ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो गांधी जी पहले विश्व लेवल पर फेमस थे, मगर भारत में उतना फेमस नहीं, तो विश्व स्तर पर तो फेमस थे ही। तो गांधी जी ने 1915 में भारत आया। अब टाइमलाइन के हिसाब से हर साल क्या क्या होता गया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। 1915 में गांधी जी भारत आए। 1916 में उन्होंने कुछ नहीं किया, भारत घूमे आराम से। 1916 में उन्होंने कुछ नहीं किया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया। 1917 में उन्होंने आंदोलन की शुरुआत किया। ये उनका पहला आंदोलन था। पहला आंदोलन कहाँ था? बिहार में था। और बिहार में की जगह चंपारण में। किस चीज के लिए था? नील की खेती। बिहार के किसानों से नील की खेती जबरदस्ती उगवाया जाता था, उसके खिलाफ आंदोलन की गई थी। फिर 1917 में ही उन्होंने खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया था। ये किस लिए किया था? अकाल कारण। अकाल मतलब गुजरात के खेड़ा में सूखा पड़ गया था, तो इसलिए वहां के किसान चाहते थे कि उनका टैक्स माफ कर दिया जाए, मगर जो सरकार थी वो टैक्स माफ नहीं कर रही थी। इसलिए वहां पर भी गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन चालू किया। और फिर अहमदाबाद, गुजरात में 1918 में आंदोलन किया। ये किसके? मजदूरों द्वारा। कपड़ा उद्योग, जो सूती कपड़ा उद्योग में जो मजदूर थे वो अपना वेतन बढ़ाना चाहते थे, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इसमें भी गांधी जी ने साथ दिया था। तो ये 3 आंदोलन जो थे गांधी जी के क्या हुए? सफल हुए। तीनों आंदोलन में गांधी जी जीत गए। उन्होंने अपनी बात मनवा ली अंग्रेजों से, जिसके कारण गांधी जी पूरे भारत में फेमस हो गए। ये देखिए, ये हमारा बिहार है। यहां पर आपका पड़ता है चंपारण। ये मैप में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ये हमारा चंपारण, ये रहा बिहार। बिहार में इस एरिया का ये है चंपारण। ये गुजरात हमारा, यहाँ पे आपका पड़ता है खेड़ा, और इसी के बगल में अहमदाबाद। खेड़ा और अहमदाबाद पास में ही है। अब आते हैं, हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह को डिटेल से। चंपारण सत्याग्रह को डिटेल से पढ़ेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 में हुआ था। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। सत्याग्रह मतलब सत्य की बात करके, बिना हिंसा किए, बिना मार पिटाई किए, बिना हथियार उठाए आंदोलन करना, बिना मारपीट किए, बिना हथियार उठाए अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा लेना। यही गांधी जी की सबसे बड़ी कला थी कि बिना हथियार उठाए वो अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा लेते थे। ये कहाँ था? बिहार के चंपारण जिले में था। यहाँ पे किसके खिलाफ होता? तिनकठिया प्रणाली, मतलब नील की खेती, तिनकठिया प्रणाली। अब तिनकठिया प्रणाली क्या? गांव में जो जमीन होता है ना, बिहार साइड में, बिहार में जो जमीन होता है वो कट्ठा में नापा जाता है। कट्ठा में नापा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 20 कट्ठा जमीन होगा तो उसे 3 कट्ठा, कितना? 3 कट्ठा नील उगाना पड़ेगा। मतलब 20 कट्ठा अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन होगा तो उसमें से 3 कट्ठे पे क्या उगाना पड़ेगा? नील उगाना पड़ेगा। अब ये नील क्या है? पहले के वक्त में आर्टिफिशियल कलर, जैसे संतरी, ऑरेंज, आज अलग अलग कलर के कपड़े आ गए हैं, ठीक है, मल्टीपल्स कलर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आर्टिफिशियल कलर नहीं थे। आज आप जो मन करेंगे उस कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, ठीक है। पहले आर्टिफिशियल कलर नहीं था, तो लोग जो सफेद कपड़े में ना जो नीला रंग रखते थे, जो स्कूल ड्रेस आपका सफेद होगा ना, तो सफेद ड्रेस में नील डाला जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। वो नीला जो पत्थर नील रहता है वो उगाया जाता था। तो पहले सफेद कलरों को कलर करने के लिए नील उगाया जाता था। मगर जर्मनी में क्या हुआ? आर्टिफिशियल नील, ठीक है। आर्टिफिशियल नील मतलब फैक्ट्री में नील बनाने लग गए। जर्मनी में क्या हो गया? फैक्ट्री में ही नील बनाने की शुरुआत हो गई, जिसके कारण अब नील का डिमांड कम हो गया था, नील की मांग कम हो गई थी।
तो जिसके कारण किसान को नील की खेती में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, मगर उनसे नील का भी अधिक कर वसूला जा रहा था, क्योंकि नील पहले महंगा बिकता था। मगर जर्मनी ने नील की आर्टिफिशियल नील मतलब फैक्ट्रियों में नील बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण नील की मांग कम हो गई और नील बिकना बंद हो गया। और नील की खेती के कारण जमीन खराब भी हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। ये परेशानी लेके राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मदद मांगने गए। तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को इनवाइट या महात्मा गांधी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने। किसानों ने इससे परेशान थे क्योंकि नील की कीमतें कम थी और अधिक कर वसूला जाता था। उन्हें 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील ही उगाना पड़ता था, ये नियम बना दिया था वहां पे। गांधी जी ने अंग्रेजों से बिना डरे किसानों के पक्ष में आवाज उठाया और इसके परिणाम क्या हुए? किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिली, मगर जो 3 कट्ठिया प्रणाली था वो खत्म हो गया। अब नील की खेती उन्हें नहीं करना था। उनके साथ हो रहे शोषण, शोषण मतलब होता है किसी से जबरदस्ती काम करवाना। शोषण का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती काम कराना। तो शोषण को रोका गया क्योंकि किसानों से जबरदस्ती तो नील की खेती उगाई जाता था। ये आंदोलन गांधी जी ने एक नए युग की शुरुआत था। गांधी जी के लिए क्या था? नए युग की शुरुआत। अब इसके बाद गांधी जी धीरे धीरे आंदोलन करेंगे और फेमस होते चले जाएंगे पूरे भारत में। अब आ रहा खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेड़ा जिले में भारी बारिश के कारण, ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गया था, फसल बर्बाद हो चुका था, ठीक है। फसल बर्बाद होने के कारण क्या था? अकाल पड़ जाता है, मतलब फसल की कमी हो जाती है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं रहता, ठीक है। कभी भी किसानों से क्या किया जाता? टैक्स वसूला जा रहा था। टैक्स किस बात के लिए वसूला जाता? क्योंकि ब्रिटेन क्या था? युद्ध में फंसा हुआ था। युद्ध में फंसा हो तो उनको ज्यादा पैसा चाहिए, तो उनको हमसे क्या मतलब? उनको तो पैसे से मतलब। अभी भारतीय लोग भूखे मरे या कैसे भी मरे, उनको क्या मतलब? वो टैक्स वसूल रहे थे। टैक्स के देने में, और भारतीय किसान क्या थे? टैक्स देने में असमर्थ थे। भारतीय किसान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो टैक्स दे सके। अब ब्रिटेन सरकार बलपूर्वक उनसे क्या कर रही थी? करे वसूल रही थी। और किसानों की मांग थी कि इस साल उनसे कर माफ किया जाए, उनका कर माफ कर दिया जाए। तो फिर गांधी जी के आंदोलन किए, फिर उनका कर टैक्स माफ करवाया और ये भी उनका आंदोलन सफल रहा गांधी जी का। फिर उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद गए, गुजरात में ही है ये। कब? वहां 1918 में गए थे, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके कारण पूरे देश में महंगाई बढ़ गई थी। युद्ध में सामान महंगे हो ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। युद्ध में व्यापार करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण सामान क्या जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। तो अहमदाबाद के कपड़ा मालिकों ने क्या किया? मजदूरों की वेतन बढ़ाने के लिए विवाद था कि थे, मतलब कपड़ा मिल मालिक थे, वो जो थे मजदूरों की वेतन 20% बढ़ाना चाहते थे। 20% के ही तैयार थे कि हम 20% ही बढ़ाएंगे, कि अगर किसी की सैलरी 100 रुपया है तो हम सिर्फ 120 रुपया ही करेंगे। मगर मजदूरों की जो मांग थी वो 50% की थी, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपया मेरा वेतन है तो कम से कम 150 रुपया कर दीजिए, इसलिए विवाद था। तो उसके बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी जी यहाँ भी पहुंचते और ये भी आंदोलन महात्मा गांधी का सफल रहता है। अब आता है 1919 रॉयल एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 नंबर का टॉपिक, सबसे फेमस, बोर्ड एग्जाम वालों का सबसे फेमस और मनपसंद टॉपिक है रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट क्या हुआ था? 1919 में विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और जब तक विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत के अंदर बहुत सारे नेता लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्या थे? बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उस टाइम अंग्रेज कुछ नहीं कहे क्योंकि वो विश्व युद्ध में बिजी थे, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने ही विश्व युद्ध के दौरान कितने आंदोलन कर दिए आपको। देखिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कर दिया, खेड़ा आंदोलन कर दिया, अहमदाबाद में आंदोलन कर दिए थे। तो अंग्रेज क्या थे? उस टाइम विश्व युद्ध में बिजी थे, तो उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो विश्व युद्ध से खाली हुए उन्होंने एक कानून पास कर दिया जिस कानून का नाम था रॉयल एक्ट। अब इस रॉयल एक्ट कानून में क्या लिखा था? रॉयल एक्ट कानून में बिना गवाह और बिना सबूत के गिरफ्तारी किया जा सकता था आपको। अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ एक भी शब्द कह दिया या उनको शक लगा, उनको अगर शक भी हो गया, शक कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ विद्रोह करने वाले या कोई आंदोलन करने वाले हैं, तो बिना गवाह और बिना सबूत के ही आंदोलन आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको कोर्ट में भी नहीं जाने दिया जाएगा, आप कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते, आप जमानत तक नहीं ले सकते, ठीक है। जमानत मतलब क्या था? कुछ पैसे देकर कोर्ट से जमानत ले लेना और बाहर आ जाना, जेल से बाहर आ जाना। तो ये एक तरीके से क्या था? काला कानून। क्या था? काला
कानून। काला कानून किस लिए कहा गया था? क्योंकि बिना गवाह और बिना सबूत के ही, बिना गवाह बिना सबूत, मतलब आपके खिलाफ कोई ना गवाह है ना सबूत है, बस अंग्रेजों को क्या है, शक कि ये हमारे खिलाफ काम करने वाला है, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो जेल में डाल सकते थे, इसलिए इसको काला कानून कहा गया था। ओके, इसे किसने बनाया था? ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉयल एक्ट। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया था रॉयल एक्ट। ठीक है, भारतीय जनता की आवाजों को दबाने के लिए इस कानून को लाया गया था, क्योंकि एक बार ये कानून आ गया तो जैसे ही कोई व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ उनको शक भी होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब जेल में डाल दिया जाएगा, उसके बाद उसको मारो पीटो, अंदर जेल में बंद करके रखो। ठीक है, तो आंदोलन उसके खिलाफ होगा ही नहीं, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे। प्रेस पे सेंसरशिप लागू कर दिया गया। सेंसरशिप क्या होता है? प्रेस पे सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस जो है, प्रेस पर जो सेंसरशिप लगे थे। प्रेस मतलब क्या? अखबार, और उसमें सेंसरशिप का मतलब क्या? बिना सरकार, मतलब सरकार मतलब कौन? अंग्रेज से पूछे कुछ नहीं छाप सकती थी, बिना पूछे उनकी सलाह। अगर उन्हें अखबार में कुछ भी छापना होगा तो सबसे पहले अंग्रेजी सरकार से उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा। अगर सरकार को किसी भी संगठन पे लगा कि वो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा है तो उसे देशद्रोही घोषित करके उसे बंद किया जा सकता है। कोई भी अगर संगठन या कोई सभा है, अगर उनको लगा कि हाँ ये हमारे खिलाफ बातें कर रहा है तो उसको देशद्रोही घोषित करके बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये कानून था। तो रॉयल एक्ट में आपको ये सारी चीजें लिखना है कि रॉयल एक्ट एक काला कानून था। इस रॉयल एक्ट को जज सर सिडनी रॉयल एक्ट की अध्यक्षता में लागू किया था। ये भारतीय लोगों की आवाजों को दबाना चाहता था, ये बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, ये भारतीय जनता की आवाजों को दबाना चाहते थे। प्रेस और प्रेस पे अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक है। अब इसके खिलाफ क्या हुआ? आंदोलन हुआ। ये देखते रॉयल एक्ट के परिणाम। रॉयल एक्ट के परिणाम क्या हुए? गांधी जी ने रॉयल एक्ट के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उन्होंने 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, इनमें आंदोलन किए थे, वो प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने 1919 में क्या किया? रॉयल एक्ट के खिलाफ क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। रॉयल एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ये पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। ठीक है, अखिल भारतीय आंदोलन का मतलब क्या हुआ? ये पूरे भारत में किया गया। चंपारण आंदोलन या अहमदाबाद जो आंदोलन था, ये किसी एक छोटे से क्षेत्र में किया गया था। अहमदाबाद आंदोलन अहमदाबाद क्षेत्र में किया गया था, चंपारण क्षेत्र में किया गया था, और खेड़ा जैसे छोटे क्षेत्रों में किया गया था। मगर जो रॉयल एक्ट था, ठीक है, जो रॉयल एक्ट था, रॉयल एक्ट, इसके खिलाफ जो आंदोलन था अखिल भारतीय हुआ था, मतलब पूरे देश में। अखिल भारतीय मतलब पूरे देश में लागू किया गया था। इस देश भर में क्या हुआ था? हड़ताल हुआ था। हड़ताल मतलब धरना प्रदर्शन, लोग बैठे, भूख हड़ताल किए, नारे लगाए। हड़ताल में यही होता, भूख हड़ताल करना, नारे लगाना, सरकार के खिलाफ बात करना, सरकार से प्रार्थना की गया कि ये कानून हटा दिया जाए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया सरकारी दफ्तर के सामने। अब आता है, भारतीयों ने इसे न्याय का गला घोटने वाला कानून भी कहा कि भैया ये न्याय का गला घोट रहा है। भाई न्याय का गला घट रहा है क्योंकि भाई तुम तो किसी भी शक करके किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। आपको जिसका मन किया शक किया उसको जेल में बंद कर दो, आपको जिससे नहीं बनते उसको भी जेल में बंद कर दो। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया? ये इंसानों वाली जिंदगी थोड़ी ना हो गई। ये तो अंग्रेज ने पूरा शासन एक तरीके से तानाशाही लागू कर दिया था। कुछ जगहों पर हिंसा फैलने के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्या किया था? हिंसा फैलने पे गांधी जी हमेशा आंदोलन बंद कर देते थे। ये आपको याद रखना है। कहीं भी अगर हल्की फुल्की हिंसा होगी, गांधी जी आंदोलन बंद कर देंगे। क्योंकि अगर हल्की सी हिंसा होती है, हिंसा होते ही जो सरकार होती है, यहां जब भी मैं सरकार बोलूं तो इसका मतलब अंग्रेज, जब भी हिंसा होती है तो सरकार को मौका मिल जाता है आंदोलन दबाने के लिए। सरकार को क्या होता है? जैसे ही कहीं भी अगर हिंसा होती है तो सरकार को मौका मिल जाता है आंदोलन दबाने का। आंदोलन दबाने का क्या होता है? हिंसा। अगर आपने एक तरफ से मान ले कि किसी पुलिस वाले को क्या किया, आपने एक बोतल फेंक के मार दिया, पत्थर फेंक के मार दिया, तो सरकार के पास मौका है कि देख ये कि हिंसा कर रहे, मारपीट कर रहे, तो पुलिस वाले को पूरी छूट मिल जाती है और आपको मारपीट के उस आंदोलन से भगा दिया जाएगा। लाठी चार्ज एकदम होगा, अंधाधुंध मारना स्टार्ट कर देते हैं। आंदोलन अगर हिंसात्मक होता है तो आपको कभी भी वो आंदोलन सफल नहीं होगा। सरकार चाहती ही है कि आप एक बार आंदोलन में क्या कर दे? हिंसा कर दे। एक बार आंदोलन में आप हिंसा कर दे, उनका मिल जाएगा, वो सारी की सारी पुलिस और आर्मी उतारेगी, आपको मार पीट के सीधे गाड़ी में भर के फेंक दिया जाएगा। तो कभी भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। और एक और घाटा कि अगर हिंसात्मक आंदोलन, आप आंदोलन चला रहे हैं, अगर आंदोलन में हिंसा हुआ, आंदोलन चला रहे, पुलिस वाले क्या करेंगे?
किसी व्यक्ति को मारेंगे, पीटेंगे, उसको भगा देंगे वहां से, तो वो व्यक्ति जो पुलिस से मार खा के जाएगा वो क्या वो दोबारा आंदोलन में आएगा? नहीं आएगा। मगर इसीलिए गांधी जी क्या करते थे, जैसे हिंसा होते थे उस आंदोलन को बंद कर दिया जाता था, जिससे क्या हो, लोग पुलिस की मार खाने से बच जाए और जब अगली बार आंदोलन शुरुआत हो तो वो दोबारा आंदोलन में भाग लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।